इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले उसके आगे का। बोलते हैं 1841 ईस्वी में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा था। तो जब बेटा आपने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा था, याद है जेम्स मिल ने कुछ भी लिख दिया था अपने मर्जी का। उसने देखा कुछ और, लिखा कुछ और अपने हिसाब से। और जेम्स मिल ही ये पहला ब्रिटिश था जिसने क्या किया था, इंडिया के ऊपर कुछ तो लिखा था। समझ में आ रहा है? पर लिखा भी तो कुछ भी लिखा। इसके बाद देखते हैं क्या बोलते हैं कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसने लिखा? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर थे। ये क्या थे भाई? गवर्नर। पहले बेटा वायसराय हुआ करते थे। गवर्नर पोस्ट, वायसराय पोस्ट, पहले वायसराय हुआ करते थे। बाद में उस वायसराय के पोस्ट को बदल करके क्या कर दिया गया? गवर्नर कर दिया गया। तो भारत के क्या थे? ये गवर्नर थे। इन्होंने कौन सा बुक लिखा? अंडरलाइन कर लो बेटा, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थान में आ सकता है। जो मैं अंडरलाइन करने बोलता हूं उसको आप जब इस चैप्टर को प्रिपेयर करते हो तो ध्यान दिया करो, क्योंकि रिक्त स्थान में आ सकता है। और बच्चों को लगता है रिक्त स्थान सर अरब देश से आया था, हमारे सब्जेक्ट में था ही नहीं, अरब से आया रहा। इसी वजह से बोल रहा हूं अंदर का पढ़ लिया करो जो बोलता हूं। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत के इतिहास में मराठी लोग, जब मराठा साम्राज्य का जब उदय हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में जेम्स ग्रांट डव का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया था? मराठा साम्राज्य के बारे में लिखा था। अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ पढ़ा था, मालूम मैकाले, मालूम है? मैकाले पढ़ा है? मैकाले को जानते हो? मैकाले बोलते हैं कि शिक्षा भारत में बहुत फोकस की है उन्होंने। वो आए थे, ब्रिटिश जब आए थे, तो जब मैकाले भारत में आए तो भारत का बहुत बड़ा दौरा किए, पूरे भारत घूमे। ध्यान से सुनो, पूरे भारत घूमे। और उन्होंने ब्रिटिश इंग्लैंड में को एक पत्र लिखा। बोलते इस 1818 की 1815 की बात कर रहा हूं बेटा मैं, मैकाले की। उन्होंने पत्र लिखा और उस पत्र में बोला कि मैं पूरे भारत का भ्रमण कर चुका हूं, मुझे पूरे भारत में कोई भी गरीब दिखा नहीं। आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1818 की बात कर रहा हूं। कोई पूरे भारत में घूम ले। लेटर लिख रहे ब्रिटिश को, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अंग्रेज ही बोल रहा है अपने देश से। लेटर लिखा है, उस लेटर अभी भी अवेलेबल है। बोलता है मैंने पूरे भारत में भ्रमण किया, मुझे भारत में कोई भी गरीब दिखा नहीं। अगर आपको भारत को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस समय भारत का इतना वर्चस्व, अंग्रेजों का उतना वर्चस्व नहीं था। तो बोलता है अगर मुझे भारत को हराना है, बता 1818 की बात करो, आज देखो भिखारी ही भिखारी दिखते हैं, उस समय कोई भिखारी नहीं था। बोलते अगर भारत को हराना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। तो रीढ़ की हड्डी है क्या? यहां के धार्मिक लोग, यहां की गुरुकुल व्यवस्था, यही सब यहां की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अगर इन्हें हराना है तो सबसे पहले इसे तोड़ना पड़ेगा, गुरुकुल की शिक्षा बंद करनी पड़ेगी। मैकाले ने फिर शिक्षा व्यवस्था लाया। और बेटा देखो ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है जो सबको भिखारी बना रही है, बेरोजगार बना रही है। आज भारत का लिटरेसी रेट इतना गिरा पड़ा है, इतना अनपढ़ है बेटा। लिटरेसी रेट मतलब पता है? जो विद्यार्थी 1 से लेके 7 तक पढ़ा हो उसे साक्षर कहा जाता है। 1 से लेके 8 तक, 7 तक भी लोग पढ़े नहीं है भारत में। बताओ क्या लिटरेसी रेट है भारत की? और आज से 1818 में लिटरेसी रेट 97% थी। वो खुद बता रहा है, मैकाले बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अपने पत्र में उसने लिखा था ये बात। तो बोलो भारत आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है? गुरुकुल व्यवस्था जो थी वो सबसे अच्छी व्यवस्था थी बेटा। मैंने कुछ बोला, कितने लाख गुरुकुल बोला था मैंने वो टाइम पे? 8 लाख। बोलो। और आज देखो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, MA PhD कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि इस समय बेटा विद्या ददाति धन्यम हो चुका है। विद्या ददाति धन्यम, पहले क्या था? विद्या ददाति विनयम था।
विद्या विनय को लाती थी पहले, अब विद्या धन को ला रही है। हम विद्या इसलिए अर्जित करते हैं कि हमें पैसा कमाना है, ज्ञान नहीं बांटना है, पैसा कमाना है। ये सीन हो चुका है, पहले ऐसा नहीं। और धनयादि आदि पात्रता, पहले धनयादि विनयादि आदि, पहले लोगों को विनय आता था तो लोग पात्रता आते थे, लोग परफेक्ट बनते थे। आज जिसके पास धन है वही अच्छा पात्र है, पहले नहीं था ऐसा, आज ऐसा है। धन है तो यू आर परफेक्ट, धन नहीं है तो तुम भाग जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। आगे ध्यान देते हैं, उसने द हिस्ट्री ऑफ मराठा ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ मराठा। इस ग्रंथ के 3 खंड हैं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज के अधिकारों में पाई जाती थी। ये मैं बोला ना, अंग्रेज लोग यही करते थे, क्योंकि ये बुक लिखते थे, पुस्तक लिखते थे, उसमें अंग्रेजों हिंदुओं को, उसमें भारतीय लोगों को वो बहुत ज्यादा हीन दिखाते थे। हीन मतलब कुछ भी लिखते थे, बहुत बेचारे गरीब हैं, दलित हैं, ये हैं वो है, दुनियादारी किए। बेटा जब भारत अंग्रेज में आए थे तो बोलते अंग्रेजों को हराऊं कैसे। हमारे पिताजी ने हमको एक स्टोरी बताई थी, अंग्रेज घुसे भारत में, बोलते हैं कि लोगों का एकत्र किया, बोलते भारत को जीते कैसे, असंभव है। तो बोलते हैं उसी में से एक भारतीय ने बोला, बोलते नीति क्या रहनी चाहिए, उसी में से एक भारतीय ने बोला, बोले फूट डालो राज करो। उसी भारतीयों ने दिमाग, फूट डालो राज करो। बोला आपस में इनको बांट दो, आपस में इनको इतना भर दो कि एक दूसरे को ना देखे, जिसे कहते हैं फूट डालो राज करो। और उन्होंने फूट डाल दिया और बाद में हम पर राज किया। आगे ध्यान देते हैं, यही प्रवृत्ति ग्रांड डफ के लेखन में स्पष्ट रूप में दिखाई देती। इसने भी यही लिखा है, लिखा सबने ही भारत के बारे में है, पर बिना मर्जी का जो मन आया उसने वो लिख दिया, हीन दिखाया भारत को। हीन मतलब भारत की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। ऐसी ही प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉन्ट जैसे अधिकारियों के लेखन में पाई जाती है। सबने लिखा है। अब देखो एक एक अंग्रेज आ रहे हैं। अब अंग्रेज मतलब कौन सा इतिहास चालू है? आधुनिक इतिहास चालू है। कौन सा इतिहास? आधुनिक। तो ये लोग तो भारत की तारीफ तो करते थे पर बड़ी बेइज्जती करते थे। लोगों को लगता था हमारे बारे में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते होंगे। अंग्रेजी पढ़ने आता नहीं था, बहुत बुद्धिमान थे हम। क्यों हमको क्यों आएगा बेटा, हमारा लैंग्वेज है क्या, हमारी भाषा है, हम काहे सीखें। पर देखो भारत का आज स्थिति क्या, हम वही भाषा सीखेंगे। हम पर राज भी किए, गुलाम भी बना और गुलामी भाषा सीख रहे हैं, तो हम भी गुलाम अभी भी हैं, है कि नहीं। पर भाई आज क्या है, ये व्यापारिक लैंग्वेज है, व्यापारिक भाषा सीखना ही पड़ेगा। पर लोग इतने सीख लिए हैं, लोग आपको जज करते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आएगा इसका मतलब आप अनपढ़ हो। और बेटा इंग्लिश सीखना सबसे आसान, हिंदी सीख के दिखाओ, हिंदी सीख के दिखाओ एक बार, हिंदी के व्याकरण सीखो, देखो मर जाएगा तो भी नहीं आएगा हिंदी। हिंदी किसी को परफेक्ट आता नहीं है। और इतना भिखारी लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं अंग्रेजी, जिसमें इज्जत, जिसमें तू को भी यू बोलते हैं, आपको भी यू बोलते हैं। कौन सा इज्जत दे रहा है? यू आर सो ब्यूटीफुल, तू बहुत सुंदर है। तू बोल रहा है कि आप बोल रहा है, क्या मालूम। और हिंदी में स्पष्ट बोला, हाँ आप बहुत अच्छे हो। स्पष्टता भी पता नहीं चलती, रिस्पेक्ट दे भी रहा है कि नहीं देख रहा है, उसके मनोभाव में क्या मालूम है क्या। यू मतलब तो तू और आप ही होता है ना, क्या मालूम क्या बोल रहे हो। इसलिए बड़े बड़े आप कॉलेज में जाओगे ना तो बोला था आदरणीय महोदय आ रहे हैं, प्रधानाचार्य आ रहे हैं, आदरणीय। वो जब बोलते हैं ना इतना भारी वर्ड लगता है ना कि हाँ भाई इज्जत मिल रही है। पर आज देखो तो मारे पूरा जिंदगी नरक कर दिए कॉलेज में। विलियम विल्सन हंटर ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा है। द्विखंड में, 2 खंड में इन्होंने क्या कर दिया, भारत का पूरा इतिहास लिख दिया। उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हंटर ने क्या किया, निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो। थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, इसने थोड़ा सा अच्छा लिखा। इनसे अच्छे तो मुगल थे, लिखते तो थे कम से कम, सही सही तो लिखते तो थे। ये तो ससुराल लिख रहे हैं तो जो मन आए तो लिख रहे हैं ये अंग्रेजी लोग। डफ के इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तन और वीका राजवाड़े ने उद्घाटित किया। ये लोग ने पकड़ा, अब बोला इसने जितना गलती किया है ना इसको चेंजेस करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा मैंने आपको बोला है ना, हम ऐसे लोग हैं
बुक में पढ़ लिया मान जाएंगे, जो सामने जिंदा आदमी बोलेगा नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट भी यही बोलती है, अगर आपका डेथ सर्टिफिकेट है तो आप मरे ही हो, भले जिंदा रहो, कुछ वैल्यू नहीं है आपकी। ये हमारा कानून है, मरे भले हो आप, मरे हो ना, पर डेथ सर्टिफिकेट है तो जो सरकार है तुम्हें मरा ही मानेगी, भले तुम खड़े रहो साक्षात, बोले तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तुम जिंदा हो, अब बताओ, मैं खड़ा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, वो प्रूफ नहीं लग रहा है तुमको, उस कागज पे भरोसा है, मेरे पे भरोसा ही नहीं है, जिंदा आदमी का भरोसा ही नहीं। ये सरकार व्यवस्था है, रियल व्यवस्था है ये। जॉली LLB 2 में देखोगे ना तो यही हुआ है, मूवी में दिखाया गया, उसको बोलता है तुम मरे हो, वो आप प्रूफ दिखाओ जिंदा हो उसको, क्योंकि उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र था तो वो जाके पुलिस को ही दे देता है, तो उसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसके नाम पे FIR दर्ज होती है, तब बोलता है देख FIR दर्ज है, अब मैं जिंदा हूं, देख ले। ये सिस्टम है, क्या करे हमारी कानून व्यवस्था, इसलिए अंधा कानून बोला जाता है ना। न्याय की देवी पर कैसा बांधा हुआ है, पट्टी बांधी हुई है, यही कारण है ना, उसको सबूत चाहिए रहता है, बाकी कुछ नहीं। भारतीय इतिहास लेखन, अब देखो विविध सैद्धांतिक प्रणालियां, अब इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तीनों पार्ट पढ़ लिया आपने, पहला क्या पढ़ा था, प्राचीन, दूसरा क्या पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा। अब देखोगे कौन सी विविधता, कैसे कैसे लोग ने कैसे कैसे इतिहास को लिखा है, देखते हैं। पहला उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। उपनिवेशवादी मतलब वो उपनिवेश, अंग्रेज आए, हमारे पर अपना उपनिवेश स्थापित किए, हमारे पे राज किए और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया, जैसा चाहिए वैसा। अब इन्होंने ने क्या लिखा है देखो, भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रसारकों का अंतर्भाव था। शुरुआत में अंग्रेज आए, ईसाई धर्म प्रसार करने आए। देखो ईसाई के भी धर्म प्रसार करने वाले सबसे पहले गोवा में आए थे, उन्होंने धर्म प्रसार किया, तो ये सब आए और भारत के ऊपर भरपूर मात्रा में लिखा। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा इन्होंने। भारतीय संस्कृति गौण अथवा द्वयम श्रेणी की है। इन्होंने क्या लिखा मालूम है, भारतीय संस्कृति प्राथमिक मानी जाती थी, पर इन्होंने दूसरी श्रेणी दे दी उसे, बोलते नहीं प्राथमिक नहीं, कौन सी है, दूसरी। और दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति भारतीय संस्कृति है, ये जानते हुए भी उन्होंने हमारे को दर्जा कम दिया। इस प्रकार के पूर्व ग्रह दोष का प्रतिबिंब उनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखो पूर्व ग्रह दोष, उन्होंने हमारे इतिहास लिखने के समय हमारे अंदर बहुत दोष दिखाया है, बहुत, चाहे वो अंग्रेज होने दो, चाहे वो ईसाई धर्म प्रचारक होने दो, आते थे सब धर्म प्रसार करने। ये सब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने, हमें एक वही बेच डाला ससुरा, बेच के चले गए सब। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का ओनर इंडिया ही है, इंडिया का एक आदमी है। तो बोलते हैं ना, जो बोलता है उस पर भरोसा मत करो, अंतर्भाव क्या चालू है कुछ मालूम नहीं। अभी सर बोलते गए ना कि लड़कियां अभी संभल के रहे दिल्ली वाले केस के हिसाब से, चेहरे, अब मुंह क्या मालूम क्या बोल रहा है, अंदर क्या मालूम क्या रखा है। बेटा इंसान ऐसे हैं, कुत्तों के साथ रहते हैं वफादारी नहीं आती है, और सांप के साथ नहीं रहते हैं, जहरीले नंबर 1 के हैं। सोच लो, संगत का असर पड़ता है, बोले ना कहां असर पड़ रहा है भाई, कुत्ता तो वफादार है ना, कुत्ते के साथ रहते वफादारी नहीं आती है, और सांप के साथ नहीं रहते, विष भरा रहता है हमेशा, लोमड़ी के साथ नहीं रहते, बेईमानी हमेशा भरी रहती है। बोलो वफादार कैसे हुए हम? संगत का प्रभाव कहां पड़ रहा है, पड़ रहा है क्या? आगे देखते हैं। उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेज सत्ता के समर्थन हेतु किया गया। उन्होंने उपनिवेशवादी अंग्रेज बोला गया क्योंकि उन्होंने हमारे पर उपनिवेश स्थापित किया और बाद में राज्य किया, और इन्होंने उनके इतिहास लेखन को बहुत ज्यादा समर्थन दिया। बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आगे देखो, 1922 से लेकर 1937 ईस्वी के बीच प्रकाशित हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के जीवित उदाहरण है। इन्होंने उस समय के एक बुक लिखा गया, क्या नाम है? कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके 5 खंड किए गए और ये उपनिवेशवादी इतिहास के जीवित उदाहरण। अगर किसी को चाहिए तो ये बुक पढ़ लो और उनकी विचारधाराएं हमें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबकी अपनी अपनी। भले आप किसी का छापो, आप कहीं किसी का छापोगे भी ना,
कुछ ना कुछ अपनी विचारधारा ऐड कर दोगे, ले भाई ये ऐसा था, कुछ ना कुछ। तो वही हुआ है। आगे देखते, अब क्या देते, प्राच्यवादी इतिहास लेखन। प्राच्यवादी मतलब क्या होता है मालूम है? कुछ इतिहासकार को ना बड़ी उत्सुकता होती थी कि भाई उत्तर में या पूरब में है क्या। अभी जैसे कोलंबस आया था, वास्को डी गामा आए थे, ये लोग को क्या जरूरत है, तुम लोग रहो ना घर में पड़े रहो, नहीं हम देश की खोज करेंगे, भारत की खोज करेंगे। कुछ ना कुछ कुतूहल रहती थी दिमाग में उनके। तो इसी कोलंबस जब निकलना था, भारत पहुंच गया अमेरिका। अगर देखा जाए क्या जरूरत है तेरे को, तू रहना घर पे, तेरे क्या जरूरत है भारत विराट को ढूंढने की। उसने ढूंढ दिया, वास्को डी गामा में ढूंढ दिया, 1498 में ढूंढ दिया, आप सब आने शुरू कर दिए। और जब आने शुरू कर दिए तो भारत तो मालूम ही है कैसा था पहले। धीरे 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 कोई भी अच्छा स्वभाव लेके नहीं आया भारत में, आया तो लेके ही गया, धड़ा धड़ जो मिला सो ले गया। और अब भारत के इतिहास में भारत एक ऐसा देश है कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया है, यही है, ये इसका स्वभाव है, कभी नहीं किया है। आगे से उल्टा मार खा के चुप हो जाता है, कुछ बोलता भी नहीं किसी को। पर अब बदल रहा है। यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृति और देश के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ था। जो यूरोपीय लोग थे ना, जो पूर्व की संस्कृति है उसके प्रति ना उनके अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी होती थी, कुतूहल होता था। है क्या भाई उधर, ये साइड है क्या, चलो देखते हैं। अभी तुमको भी मालूम पड़ जाए इधर भूत है, डरोगे जरूर, पर बिना देखे मानेंगे नहीं, बिना जाए नहीं मानेंगे, उधर जाएंगे जरूर। है क्या भाई उधर देखना है। अभी मम्मी बोले उधर मत जाओ, उधर ही जाएंगे, कुतूहल मत जाता। कोई मना कर दे, देखो बेटा अगर आपको कोई मना कर देना तो उसका काम जरूर होगा, और जो ना अगर हाँ बोल दे तो फिर जाओ, नहीं जाएंगे, जाने दो, कुछ मजा नहीं है इसलिए भेज रही है, मेरे को लग रहा है अभी। अब वही है, यूरोप के अध्येताओं ने पूर्व के संस्कृति देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ, बहुत उत्सुकता होती थी उन्हें जानने की। उन अध्येताओं में कुछ अध्येता ऐसे थे जिनमें पूर्व के देश और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसा इधर भी है, सब वैसे नहीं थे, कुछ थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनको पूर्व के संस्कृति का बहुत आदर था और बहुत सम्मान की भावना थी। अब आगे देखो क्या है, उन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। जिन प्राच्यवादी किसे कहते हैं, 2 नंबर में टिप्पणी में आ सकता है। तब क्या लिखोगे, यूरोप के अध्येताओं के मन में पूर्व के देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा कुतूहल हुआ करती थी। पहला पॉइंट, इस पूर्व के संस्कृति के बारे में अध्ययन करना उन्हें बहुत पसंद आता था। इस वजह से वह पूर्व के देशों के संस्कृति के लिए निकल जाते थे। और तीसरा क्या बोलने का मतलब यह है, तो कुछ अध्येताओं में देखो सब एक समान अध्येता नहीं थी, कुछ जो अध्ययन करता होते थे उनके प्रति सबको छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी होते थे जिन्हें भारत की संस्कृति या पूर्व की संस्कृति के प्रति बहुत ही ज्यादा आदर भाव और सम्मान भाव होता था। ऐसे लोगों को हम प्राच्यवादी कहते हैं, जिनके मन में पूर्व के प्रति कैसा होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए और कुतूहल होना चाहिए। ऐसे ही लोगों को क्या कहते थे, प्राच्यवादी। क्या कहते थे, प्राच्यवादी। क्या कहते थे, प्राच्यवादी। अब किसी को डाउट नहीं होगा प्राच्यवादी क्या है। प्राच्यवादी ऐसे यूरोप के अध्ययनकर्ता थे जिनके मन में पूर्व के देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती थी, कुतूहल होता था कि भाई वहां है क्या, कैसे है, क्या है, संस्कृति क्या है। और ऐसे लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा ऐसे संस्कृति के प्रति सम्मान हुआ करता था। और ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं, प्राच्यवादी कहते हैं। किसी को कुछ डाउट है अभी, आगे बढ़ूं। अब प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समान धर्मिता का अध्ययन किया। देखो इनके मन में अच्छा भाव है, इसलिए इन्होंने संस्कृत को उठाया, क्योंकि सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है, संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। क्योंकि संस्कृत आज से नहीं चल रहा है, 1500 ईसा पूर्व से चल रहा है। कितने,
सोच लो, 1500 ईसा पूर्व से चल रहा है, जब कोई भाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। अब पूरी दुनिया में यही एक ऐसी भाषा, आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, पूरी दुनिया में यही एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में एक भी गाली नहीं है। संस्कृत में गाली है ही नहीं। ला देना तुमने तो जो बोलोगे वो इनाम। तुम सर्च करो, कोई भी संस्कृत की भाषा में गाली है ही ना, ऐसा कोई भाषा नहीं जिसमें गाली ना हो, पर संस्कृत में नहीं है। समझ में आ रहा है? ये देव भाषा थी, आज से 1500 ईसा पूर्व में चलती थी। उसके बाद पाली भाषा आया, इसके बाद 500 ईसा पूर्व में। कौन से ईसा पूर्व में? 500। पाली भाषा बहुत चलती थी, सुना रहेगा। उनके जब ये आए थे, क्या नाम है, गौतम बुद्धा के बहुत सारे संक्षेप में प्राप्त होता है पाली भाषा। फिर इसके बाद आई प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? ये पहली सदी का है, 500 ईस्वी तक माना जाता है। तो प्राच्यवादी अध्येताओं ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समान धर्मिता का अध्ययन किया। बोलते हैं कि ये ऐसा बोलना चाह रहे कि संस्कृत और यूरोपीय भाषा, जिसे इंडो द्रविडियन इंडो यूरोपीय भाषा कहते हैं। इंडो मतलब इंडिया और यूरोपीय मतलब यूरोप। बोलते हैं कि उन्होंने इसकी समानता को अच्छे से गहन अध्ययन किया। और मैं जैसे बता रहा था कुछ संस्कृत का, 1500 ईसा पूर्व में क्या आया था? संस्कृत। बाद में क्या हुआ? पाली भाषा। बाद में प्राकृत। बाद में अपभ्रंश भाषा आया। कौन सी भाषा? अपभ्रंश। 1000 ईस्वी तक। और 1000 ईस्वी के बाद से हिंदी चलने लग गया। अब हिंदी, अभी तक हिंदी है। इस तरीके से दुनिया में सबसे पहली भाषा कौन सी थी? संस्कृत। तो ऐसे अध्ययनकर्ता ना अपनी भाषा को संस्कृत से जोड़ना चाहते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये खुद कहते हैं कि संस्कृत ही सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। अगर मैं संस्कृत का आपको बताऊं संस्कृत आया कैसे है, तो पाणिनि ने, किसने? पाणिनि ने संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी, जिसका नाम है, उस बुक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। पाणिनि को संस्कृत के व्याकरण की रचना की थी। बोलते हैं कि जब संस्कृत जो है, ये थोड़ा धार्मिक पे आना पड़ेगा मुझे, संस्कृत भाषा का निर्माण कैसे हुआ। अगर बोलेगा ना कि भाषा आया कैसे संस्कृत, तो बोलते हैं कि शिव भगवान ने 14 बार डमरू बजाया था। कितना? 14 बार। तो 14 बार डमरू बजाने से 14 वर्ण आए। उसमें स्टार्ट कैसे होता है आप गिनना? आई उड़, रिलरिक, आयोंग, आयोच, हयवरट, लड़, यमंगणनम, झबय, गणदस, जब गणदस, खप चटत चट तव, कपय, सससर, हल। ये 14 शब्द है। यही 14 शब्द नहीं है, 14 वर्ण है। इन्हीं से संस्कृत का निर्माण हुआ है। आई उड़, रिलरिक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लड़, यमंगणनम, झबय, गणदस, जब गणदस, कप चटत चटतव, कपय, सससर, हल। आई उड़, अ ई उड़, ये वर्ण है। रिलरिक, रिक, अयोंग, अलग अलग शब्द है, वर्ण है। हयवरट, लड़, यमंगणनम, झबय, गणदस, जब गणदस, खप चटत चट तव, एक ही है, कपय, सससर, हल। यही 14 है। पहला से लेके 4 तक स्वर है। जैसे स्वर व्यंजन पढ़ते हो ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, 1 से लेके 4 स्वर हैं और 4 से 14 तक व्यंजन है। ये संस्कृत का है। अब बताओ, कोई बता दे इसका मतलब क्या होता है? बता सकता है? ये तो नाद है। नाद मतलब ध्वनि है। जब आप पढ़ते हो जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पात स्थले गले वे लंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमट डमट डमट, ये डमट डमट मतलब क्या होता है? इसका कुछ मतलब है? नहीं, ये नाद है। जब बजाओगे डमट डमट आता है आवाज, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। वैसे ही ये संस्कृत का निर्माण 14 बार डमरू बजाए थे, उससे जो स्वर निकला था यही 14 स्वर है। कोई लिख देगा। और इसी 14 शब्द से, 14 वर्ण से पूरी संस्कृत बनी है।
जैसे स्वर और मैंने आपको व्यंजन बता दिया, 1 से लेके 4 स्वर है, बाकी का व्यंजन है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। संस्कृत का मैंने आपको बताया, आया इसलिए बता दिया। देखो, प्राच्यवादी विद्वानों का बल वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पर था। बहुत मानते थे ये लोग को ना संस्कृत पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, वैदिक चीजों से जोड़ते थे, क्योंकि आपको मालूम है संस्कृत का निर्माण वैदिक काल में हुआ। वैदिक काल कब से कब था? भूल गए बेटा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, इसको याद कर लो। संस्कृत का निर्माण काल ही माना जाता है ये, जिसे वैदिक काल कहते हैं। ऋग्वेद का निर्माण यही है। तो वो लोग पढ़ते थे, उनको बड़ा इंटरेस्ट आता था। ये ऐसे ही, ये प्राच्यवादी है, याद रखना। अगर आ गया प्राच्यवादी में तो लिखोगे। प्राच्यवादियों ने संस्कृत को और यूरोपीय भाषा को समानता का अध्ययन किया, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता था। आगे देखो, इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा थी। इंडो मतलब इंडिया, यूरोपीय मतलब यूरोप। समझ में आ रहा है? अरे यूरोप कहाँ था वो टाइम पे जब संस्कृत था? तो ऐसा जोड़ने का इन्होंने काम किया है और संस्कृत को बहुत अध्ययन। अभी देखो आगे क्या आता है बेटा। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने, नाम क्या है इनका? सर विलियम जोन्स, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी की कोलकाता में स्थापना की किसने? इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। इसके द्वारा प्राचीन जो इतिहास है, जो इतनी गरिमा जिसकी है, इसके द्वारा पूरी दुनिया ने इस भारत के इतिहास को पढ़ा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब? 1784 में। किसने? एक बार और, क्या स्थापना किया? एशियाटिक सोसाइटी की। प्राच्यवादी अध्येताओं में जर्मन अध्येता फ्रेडरिक मैक्स मूलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। प्राच्यवादी अध्येताओं में, प्राच्यवादी फिर से बता रहा हूं, प्राच्यवादी वह लोग थे जिन्हें पूर्व के देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा कुतूहल होती थी, बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती थी। उन्हें यह जानना था कि वहां की संस्कृति कैसे, वहां के लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, और इन्हें पूर्व के देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान की भावना थी। और ऐसे ही लोगों को हम प्राच्यवादी इतिहासकार कहते हैं। आगे देखते हैं। उसकी दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपीय भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा है। इंडो यूरोपीय एक भाषा है, पर उस भाषा में भी सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सी भाषा है? संस्कृत। कहा गया? कौन सी भाषा है? क्लियर हुआ? इंडो यूरोपीय भाषा में भी सबसे प्राचीन भाषा क्या थी? संस्कृत। ऐसा इन्होंने बताया। आगे देखते हैं क्या है। मैक्स मूलर को संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी, बहुत पसंद था, फेवरेट सब्जेक्ट था। कौन सी सब्जेक्ट था फेवरेट इनका? कौन सा? संस्कृत। किसी को कुछ डाउट है? आगे देखते हैं। उसने संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। हितोपदेश एक ग्रंथ है जिसको नारायण पंडित ने लिखा है। किसने? नारायण पंडित ने। नारायण पंडित ने लिखा है। इस बुक में क्या होता था? इस बुक में पशु पक्षियों जानवरों के प्रति, जानवरों को दिखा करके कहानियां लिखी जाती थी। इंसान का इस्तेमाल नहीं हुआ यहां पर पंडित जी ने, नारायण जी ने जानवरों के जरिए कहानी का प्रस्तुति किया है, इंसान के जरिए नहीं। जानवरों, पक्षियों, इनका इस्तेमाल करके इस पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम क्या है? हितोपदेश। यूपीएससी वगैरह एग्जाम में बहुत अच्छा आता है, रेलवे वगैरह में। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो क्या लिखोगे? नारायण पंडित। और इस पुस्तक में है क्या? इस पुस्तक में पशु पक्षियों को लेकर के, नेचर का इस्तेमाल करके कहानियों का निर्माण किया गया है। तो इन्होंने, मैक्स मूलर ने क्या किया मालूम है?
मैक्स मुलर ने इस हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्या किया? अनुवाद किया। इस्लाम धर्म में भी महाभारत का अरबी में ट्रांसलेशन हो, जिसे रजनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रजनामा। कभी पढ़ना आप रजनामा के बारे में। महाभारत का पूरा फारसी में अनुवाद हुआ है, जिसे रजनामा कहते हैं। उसमें बताया गया है कि यहां पर दो भाइयों के बीच में या घर घर के बीच में लड़ाई होता है। पूरा महाभारत का ट्रांसलेशन है। तो ये लोग आते थे और भारतीय ग्रंथों का क्या करते थे? रूपांतरण अपनी भाषा में करते थे। देखो हितोपदेश, अभी हितोपदेश की का अनुवाद उन्होंने कौन सी भाषा में किया? जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। अच्छा बात, एक बात मुझे बताओ बेटा, जैसा था एज इट इज किया रहेगा? क्योंकि क्या वो टाइम पे था ये? नहीं। किसी ने किस भाव से लिखा है, क्या उस भाव को मैं समझ सकता हूं? नहीं। कुछ तो अपना ऐड किया होगा। आगे देखते हैं। साथ ही उसने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से 50 खंडों का संपादन किया। इस बुक को 50 भागों में पूरा बांट दिया। इतने फेवरेट था इसको संस्कृत, सोच लो। आगे भी देखो क्या बोलता है। उसने ऋग्वेद का संकलन करने का कार्य किया। ऋग्वेद को भी पढ़ा, उसको अध्ययन किया और वे 6 खंडों में प्रकाशित हुए ऋग्वेद को भी। और उसने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया। बताओ, ऋग्वेद को भी नहीं छोड़ा। ऋग्वेद को भी इसने जर्मन भाषा में रूपांतरण कर दिया कि बाबा सब पढ़े और सब आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? गायत्री मंत्र का जाप करते हो ना, ऋग्वेद से ही लिखा गया है। विश्वामित्र ने लिखा है। सत्यमेव जयते देखते हो ना, भारत का अमलम, वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी। आगे देखते हैं। ये तो क्लियर हुआ प्राच्यवादी इतिहासकार में। प्राच्यवादी इतिहासकार में मैक्स मुलर का नाम लेना भूलना नहीं बेटा। मैक्स मुलर बहुत ही ज्यादा, उन्हें संस्कृत भाषा में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। उन्होंने हितोपदेश को जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया और बाद में ऋग्वेद को भी उन्होंने जर्मन भाषा में रूपांतरित किया। और हितोपदेश के लेखक कौन थे? नारायण पंडित। कौन थे? नारायण पंडित। क्लियर हुआ ये? किसी को कुछ डाउट है? आगे बढ़े। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन देखो क्या। राष्ट्रवादी मतलब अपने प्रति, अपने देश के प्रति सम्मान की भावना होना, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। मेरा देश बहुत महान है, दूसरे का भी महान है, दूसरा भी देश महान है, पर हमारा ज्यादा महान है। ऐसे राष्ट्रवादी इतिहासकार होते। देखो क्या बोलना चाह रहे। अब राष्ट्रवादी इतिहासकार मतलब, अब पहले तो दुनिया के लोग लिख दिए, दुनिया के लोग बता के चले गए भारत ऐसा है, भारत वैसा है, कैसा है। अब मेरा भी धर्म है ना बताना, मेरा देश कैसा है। अब देखो कैसा लिखते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों के आत्मसम्मान को जागृत करने की ओर से उनका झुकाव दिखाई देता है। अब जाग रहे हैं सब, अब भारत के प्रति जागेंगे। जो हमारी 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली आ गई, अंग्रेज ने मतलब मैक्स मुलर, वो क्या नाम लिया था तभी मैंने, जब वो अंग्रेज जिसने लेटर लिखा था, तो अंग्रेज आए अपनी शिक्षा प्रणाली, तो उस शिक्षा प्रणाली को शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न हुआ। क्योंकि अब वो हम लेते जा रहे हैं और अपनी प्राचीन चीजें भूलते जा रहे हैं। तो जब ये भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अब भारत के ऊपर इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब देखो क्या हुआ है। उनके लेखन को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। 2 नंबर में टिप्पणी लिखो में आता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी से शुरू करोगे और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन तक लिख डालोगे। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? आगे बढ़ूं। देखो कौन कौन लिखा है उसको भी लिखना पड़ेगा। किसने किसने लिखा है। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास के लेखन में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दोषित होकर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का विरोध किया। अंग्रेजों जो आए थे कुछ भी लिखे थे उसका विरोध इन्होंने किया। वह कुछ भी मत लिखो, जो वास्तविकता है उसी को लिखो। क्योंकि उन्हें मालूम है आने वाला जो हमारे भारत के बहुत नौजवान हैं वो जो देख लेंगे उसी को मानेंगे, सुनेंगे नहीं। आगे देखते हैं।
और देखो किसने लिखा है, इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। स्वर्णिम युग, गुप्ता सेंटेंसिटी बताया था मैंने गुप्ता राजवंश के बारे में। गुप्त राजवंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त थे, उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, उसका पुत्र समुद्रगुप्त था, बाद में रामगुप्त, ये सब आते हैं। उस काल को, गुप्ता डेंसिटी के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है भारत का। कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्णिम युग। उस समय भारत बहुत आगे गया था, बहुत आगे गया था। तो ये इतिहासकार भारत के उस स्वर्णिम युग को लाना चाहते थे जो इन अंग्रेजों ने सत्यानाश कर दिया था, अपना एजुकेशन पॉलिसी बना दिया। लो भाई तुम इतना सिलेबस पढ़ो और 6 महीने बाद एग्जाम दो। बताओ, इससे किसी की कौशलता का अनुमान हो सकता है क्या? वो बोलते हैं 1 piece of paper कैन नॉट डिसाइड, एक कागज का लिखा हुआ एक इंसान की जिंदगी को बता सकता नहीं है। सही बात है, ये बात सही है। आगे देखो क्या बोलते हैं, ऐसा करते समय कभी कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ का विश्लेषणात्मक छानबीन करने की ओर से उपेक्षा की गई, ऐसा आक्षेप भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले पर किया गया। तो भाई स्वर्णिम युग लाना, इनको भी तो जानकारी चाहिए भाई, क्या जानकारी लेके पैदा थोड़ी ना हुए थे। तो ये लोग क्या करते थे, ऐतिहासिक तथ्यों को विश्लेषणात्मक छानबीन करने लगते थे एकदम गहराई से। तो जब ये छानबीन करते थे, इनके बीच में बहुत ज्यादा रुकावटें आती थी। लोग इनकी क्या करते थे, उपेक्षा करते थे। लोग इनको बहुत ज्यादा बोलते ना, बहुत गलत बोलते थे। पर इन्होंने इतिहास लेखन करने वाले पर किया गया। महादेव गोविंद रांडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्र, रमेश चंद्र मजमूदगार, काशी प्रसाद जायसवाल, इतने लोग जो थे इन्हें राष्ट्रवादी इतिहासकार नाम दिया गया। इतने लोग मिल करके राष्ट्रवादी इतिहास पर लिखे। आईएमपी क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आता है। तो सबसे पहले लिखोगे राष्ट्रवादी इतिहासकार है कौन, राष्ट्रवादी इतिहासकार होता क्या है। 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा लाई गई प्रणालियों को देख करके कुछ भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति उत्सुकता आई। उन्होंने सोचा भाई हमारे भी देश के बारे में हमें लिखना चाहिए। ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं। ये तो लिख दिया, 2-3 पॉइंट में हो जाएगा। अब फिर लिखना पड़ेगा बेटा वो कौन थे जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहासकार लिखा। तो 4-5 नाम याद कर लो, ज्यादा नहीं, 4-5 नाम इनफ है। तो 4-5 नाम जो आपको लगता है उसको लिख लो, 2 नंबर में लिख दोगे, 4 पॉइंट लिख दोगे, पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। पर आईएमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रवादी इतिहासकार, प्राच्यवादी इतिहासकार, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिप्पणी लिखो में इधर से ही आता है, बहुत इजी है। प्राच्यवादी अभी आपको मालूम पड़ेगा, राष्ट्रवादी मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है। आप मुजबानी लिख सकते हो, बस थोड़ा सा हिंदी जो आपका लिखने की जो शैली है थोड़ा सा बढ़ा के रखो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा। 19वीं 20वीं शताब्दी में अगर ऐसा लिख दिया, लिखा कैसे जाता है, 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा लाए गए शिक्षा प्रणाली को देखते हुए भारत में रहने वाले लोगों को अपने क्या एक आदर की भावना जागृत, एक राष्ट्रवाद का भावना जागृत हुई। तो ऐसा सब सोचते हुए सब लोग एकत्र हुए और उन्होंने भारत अपने देश के प्रति इतिहास लिखना शुरू किया। और ऐसे लोगों को हम राष्ट्रवादी इतिहासकार कहते हैं। बाद में ये फलाने लोग का नाम लिख दो, महादेव रांडे, रामकृष्ण गोपाल, विनायक दामोदर, मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा मुकुट, जितना तुमको याद होता उतना लिख दो। एटलीस्ट 4 होना चाहिए, एटलीस्ट 4 के ऊपर होना चाहिए, 4 से कम होना नहीं चाहिए। क्लियर हुआ? किसी को कुछ डाउट? राष्ट्रवादी इतिहासकार समझ गया? किसी को कुछ डाउट है क्या? आगे देखते हैं। इसके पहले का प्राच्यवादी इतिहासकार समझा ना, वह लोग जिन्हें पूर्व के देशों के प्रति बहुत ही ज्यादा कुतूहल होती थी, उनके संस्कृति के बारे में उन्हें जानना था। और जब उन्होंने ऐसा जाना और उसके प्रति उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया, आदर की भावना थी, ऐसे लोगों को प्राच्यवादी इतिहासकार कहते हैं। मैक्स मूलर नाम था उनका। मैक्स मूलर ने हितोपदेश को जर्मन भाषा में क्या किया, रूपांतरित किया। बाद में ऋग्वेद को भी जर्मन भाषा में किया। मैक्स मूलर को संस्कृत भाषा में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। बस खत्म, 4 नंबर, 2 में से 2। जब ऐसा मैक्स मूलर जब लिखोगे ना तो ऐसा अंडरलाइन कर देने का, देख
क्या लिखा है, सबसे मेन वर्ड लिखा है। यही टॉपर की निशानी होती है। मैक्स मूलर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको समझ जाएगा, हाँ बच्चे को समझा इसका मतलब।